कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो खाद्य पदार्थ है, जो इटेबल्स हैं, उसके अलावा दुनिया के अंदर और कोई चीज़ आवश्यक हो नहीं सकती है। तो एक बड़ा सवाल बहुत स्टार्टिंग में ही ये उठता है कि सरकार को ऐसा क्या ख्याल आया कि खाद्य पदार्थों से इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ें हो जाएं। तो इस पे जो है, जो लोग विचारक हैं वो अपने विचार इस तरह से रखते हैं कि देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिंथेसिस करके बनाई जा रही हैं, लेकिन इंसान का खून अभी तक आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है, क्योंकि खून के बनने के लिए बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स हमें केवल खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। ये कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि पहला तो सवाल यही उठता है कि जब आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट करते हैं और उसके अंदर केवल खाद्य पदार्थ, और वो भी मुख्य खाद्य पदार्थ जो भारत के हैं, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, खाद्य तेल है, आलू है, प्याज है, ये बिल्कुल बेसिक फूड है इंडिया का। इसको अगर आप एसेंशियल नहीं मानते हैं तो सवाल ये है कि एसेंशियल है क्या। खैर, अब हम अगली बात पे चलते हैं कि इनको मान लीजिए कि इनको एसेंशियल नहीं मानते हैं इस देश के अंदर। यानी मैं जब डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है उसके बेसिस के अंदर, उसके आधार के अंदर एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना होती है, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब हमें समझना इसलिए जरूरी है कि उसके बिना हम जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का खेल है, उसकी जरूरत क्या है, उसको समझ नहीं पाएंगे। वेलफेयर स्टेट की संकल्पना के अंदर निहित ये है कि जो भी एक वेलफेयर स्टेट का सिटीजन है, नागरिक है, अब हम भारत की बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक है, ये सरकार जो चुनी हुई सरकार है, ये उसकी जिम्मेदारी है, यानी राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि कोई भी लोग जो है भूख से ना मरे। तो सबसे पहली बेसिक चीज है कि आदमी जिंदा रहे, और जिंदा रहने के लिए बेसिक चीज है कि उसका जो खाद्य है उसको वो खाद्य मिलता रहे। अब इस वेलफेयर स्टेट की संकल्पना के अंदर ऐसे देश में जहां 136 करोड़ में से माननीय प्रधानमंत्री या सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब करीब 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना काल के अंदर खाना, जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है, उसको कंप्लीट करने के लिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। आप लोगों ने देखा टीवी के माध्यम से इस चीज के ऊपर बात की गई कि 80 करोड़ लोगों को जो है खाने के लिए पैसा पहुंचाया गया। तो इसका एक मतलब ये निकलता है, क्या इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग आज ऐसी हालत में हैं कि उनको खाना, जो 2 वक्त का खाना है, वो भी उपलब्ध ना हो। ऐसी सिचुएशन में जब माननीय प्रधानमंत्री या हमारी संसद से ही ये कहने की बात आती है कि 80 करोड़ लोगों को हमें भोजन मुहैया कराना पड़ा, ऐसे में भोजन को ही नॉन एसेंशियल चीज मानना कहां तक उचित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जब चीज एसेंशियल थी, यही खाद्य पदार्थ जब एसेंशियल थे, तो एक सिस्टम था जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, और आसान शब्द में आप इसको कोटा, राशन के जो कोटे राशन मिलते थे, वो कोटे जो है दुकान टाइप खुले हुए थे सरकारी। ये बहुत लंबे समय से, आप और हम पैदा नहीं हुए थे उससे भी पहले से, यानी भारत आजाद होने के करीब करीब पहले 2 दशक के अंदर ही राशन के कोटे बनाए गए, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। आज हालांकि उसको बदल के टीपीडीएस यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया है। ये क्यों था? ये भी इसीलिए था कि वेलफेयर स्टेट जो है अपने नागरिकों को भूख के कारण मरना जो है वो किसी भी तरह से वहन नहीं कर सकता है। तो आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जब 80 करोड़ लोग, सरकार खुद मानती है कि उनके पास खाने को भोजन नहीं है, तो ऐसे में खाद्य पदार्थों को आप नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में ले आते हैं अचानक से, बिना किसी से विमर्श किए, बिना प्रभावित होने वाले लोगों से बात किए, बिना उत्पादक से बात किए, केवल व्यवसाय से बात करके, और केवल इसलिए कि उनके ऊपर बाजार की लूट जो है वो की जा सके। ये बहुत गहरा सवाल है। इसके बाद इस एक्ट के अंदर 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सीधे सीधे मैं ये कहता हूं कि देश को गुलाम करने के लिए काफी है। किस तरह से है
इस एक्ट के अंदर जहां एक और आप लैंग्वेज के अंदर फर्क देख पाएंगे कि बहुत जगह आप तीनों एक्ट में ये देखेंगे कि गवर्नमेंट मे डू दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट मे डू दिस। मे का मतलब इस मे के अंदर बीमारी छिपी है। क्या बीमारी है इसके अंदर? मे जब इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी एजेंसी को ये छूट प्रदान की जाती है कि आप चाहें तो ऐसा करें, ना चाहें तो आपके ऊपर कोई बाध्यता, कोई कंपल्शन नहीं है। तो एक्ट के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो कम से कम 8-10 पेज के अंदर आप जब भी सरकार की लायबिलिटी की बात करेंगे तो हर जगह मे का इस्तेमाल है, लेकिन एक जगह शेल का इस्तेमाल है, जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जहां सरकार को जिम्मेदारी से बचने का रास्ता दिया जा रहा है कि सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, वहीं पर जब व्यापारी के हितों की बात आती है तो सरकार के लिए शेल शब्द का इस्तेमाल है या शेल नॉट शब्द का इस्तेमाल है। जब लोग इस पे बात करते हैं कि इन कानूनों में बुरा क्या है तो उनको इन शब्दावली के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार किस तरह की जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर रही है और किस तरह की फैसिलिटीज से जो बायर है, जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं इस मार्केट के अंदर जो आना चाहते हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहती है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो फूड आइटम्स हैं, फूड स्टफ कह लीजिए, फूड आइटम्स कह लीजिए, फार्म प्रोड्यूस कह लीजिए, जिनको नॉन एसेंशियल साबित इसलिए किया कि उनको मार्केट के अंदर जो है बार्गेन करके कम्पिटिटिव मार्केटिंग के द्वारा उसको खरीदा जाए, उनके ऊपर अगर सरकार को रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है तो ये एक्ट किस तरह के प्रावधान करता है? ये कहता है कि केंद्रीय सरकार चाहे तो रेगुलेट कर सकती है, नियमन कर सकती है, लेकिन किस स्थिति में नियमन करेगी ये देखने की बात है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि जब भी किसी फूड आइटम का रेगुलेशन करने की आवश्यकता पड़ती है तो 3 लेवल हैं। पहला है उसके प्रोडक्शन का है, दूसरा उसके प्राइस का है और तीसरा उसके डिस्ट्रीब्यूशन का है। आप उसको PPD की तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रोडक्शन को रेगुलेट करना कि वो कितनी मात्रा में उसका उत्पादन होगा या कितनी मात्रा से अधिक या कम उत्पादन नहीं होगा। इसको आप जो है इस तरह से देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है अफीम की खेती सरकार के लाइसेंस के ऊपर की जाती है, लेकिन वहां पे एक सीलिंग है कि एक किसान कितनी मात्रा में और कितने एकड़ के अंदर उसकी खेती कर सकता है, तो ये हो गया अपर सीलिंग। इसी तरह से जब खाद्य पदार्थों की बात आती है तो उसका एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करना जरूरी होता है। तो इन दोनों चीजों को मिला के हम कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। दूसरा रेगुलेशन होता है प्राइस राइज के ऊपर। जो चीजें आधारभूत चीजें हैं जिनके बिना इंसान का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, उसकी कीमतें एक स्तर से ऊपर ना चली जाए, क्योंकि एक स्तर से ऊपर जाने के बाद वो चीजें बेशक से देश के अंदर अबंडेंस में अवेलेबल तो होंगी, लेकिन उन तक जो है आम आदमी का या गरीब आदमी का या स्टेक होल्डर का एक्सेस नहीं होता है। तो वो पहुंच बरकरार रखने के लिए उसके प्राइस के ऊपर रेगुलेशन करना पड़ता है। तीसरी चीज है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर रेगुलेशन करने की जरूरत है। जैसे हम एक स्थिति देख चुके हैं, 1966-67 का अकाल हमें पता है। उसी वक्त 1965 में हम पड़ोसी देश के साथ युद्ध में उलझे हुए थे। उस वक्त कोई किसी तरह का रेगुलेशन नहीं था, तो ऐसी स्थिति आई कि देश के एक कोने में अनाज अबंडेंस में है, पैदा हो रहा है, लेकिन देश के भिन्न भिन्न अलग कोनों के अंदर लोग भूख से मरे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो स्टोरेज है और सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है, जिसको मैंने कहा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कोटा है उसके सिस्टम से ये उसी वक्त ये व्यवस्था की गई। इसके अंदर क्या है, जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे, इस एक्ट में मुश्किल से आपको 4 ही सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन भी नहीं है, 4 धाराएं आप कह लीजिए इसकी हैं। तो उसके अंदर जब आप धारा 2 को पढ़ते हैं, उसमें धारा 2A और 2B को बहुत ध्यान से पढ़ के समझने की जरूरत है कि इसको लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है।
जब हम कहते हैं कि रेगुलेशन की जरूरत है और जब एक्ट कहता है कि सरकार चाहे तो रेगुलेट कर सकती है, तो वहां पे 3 परिस्थितियां सरकार ने दी हैं कि सरकार कब चाहे तो रेगुलेट कर सकती है। ध्यान दें कि सरकार रेगुलेट करे ऐसा आदेश इसके अंदर नहीं है, लिबर्टी है, स्वायत्ता है, सरकार चाहे तो रेगुलेट ना भी करे। ये इसी तरह की बात है कि आपके सामने चाय का कप रख के और आपको कहना कि आप चाय पी सकते हैं, इसी के अंदर ये भी निहित है कि आप न चाहें तो चाय न भी पी सकते हैं। तो इसके अंदर जो मे शब्द का इस्तेमाल करके 3 परिस्थितियां बताई हैं, उनमें युद्ध है, आपातकाल है, अकाल है और महामारी है। इस तरह की स्थितियां जब देश के अंदर बने तो सरकार चाहे तो रेगुलेट कर सकती है। अब इस रेगुलेट करने के अंदर क्या गड़बड़ है, इसको समझने की जरूरत है। मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि सरकारें बहुत अच्छी हैं, कल्याणकारी हैं और वो रेगुलेट कर लेंगी जब ऐसी विकट परिस्थिति देश के अंदर होगी कि युद्ध में हम उलझ जाएंगे या प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, महामारी आएगी, तो कर ही लेगी, ये मानते हैं। लेकिन इसी एक्ट में अगले ही लेवल के ऊपर रेगुलेशन के जो तरीके लिखे हैं उसके ऊपर बहुत संजीदा सवाल उठाने का मुझे लगता है कि जरूरत है। देखिए, उस एक्ट के अंदर लिखा है कि सरकार जो है प्राइस राइज को, जो कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए प्राइवेट बायर आ रहा है तो वो मुनाफे के लिए आ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो किसान को संपन्न करना चाहता है। मैं बहुत बार ये कहा करता हूं कि बाजार के अंदर कोई भी संवेदना नहीं होती है, बाजार बहुत क्रूर होता है और बाजार और व्यापारी का एक ही लक्ष्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है वो किस तरह से कमाया जाए। अब जब वो ज्यादा मुनाफा कमाएगा तो निश्चित है कि वो उस चीज की कीमतें बढ़ाएगा। कीमतें बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। किसी फूड आइटम को पॉलिश कर दो, उसको थोड़ा कलर लगा दो, उसको थोड़ा अच्छी अट्रैक्टिव पैकेजिंग कर दो। ये तमाम चीजें भी मैं इन पे आऊंगा कि किन किन चीजों को सरकार प्रोसेसिंग मानती है। लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि इस एक्ट के अंदर क्या गड़बड़ की है कि जब प्राइस राइज होगा तो प्राइस को कंट्रोल सरकार नहीं कर सकती है। जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं, एक्ट के अनुसार सरकार प्राइस राइज को रेगुलेट नहीं कर सकती है। तो किस चीज को रेगुलेट करने की पावर सरकार को मिलती है? केवल स्टोरेज को। यानी जो प्राइवेट बायर है वो किसान से एक बार खरीदने के बाद जब प्रोड्यूस को अपने स्टोर हाउसेस के अंदर स्टोर करेगा, तो ये एक्ट कहता है कि जब प्राइस एक सीमा से ऊपर बढ़ जाए तो स्टोरेज के ऊपर जो है लगाम लगाई जा सकती है यदि सरकार चाहे तो। लेकिन 2 तरह के आदमियों को इसमें, 3 तरह के आदमियों को इसमें छूट होगी जिनके ऊपर ये स्टोरेज की जो लगाम है ये सरकार नहीं लगाएगी। ऐसा नहीं लिखा है कि सरकार चाहे तो लगा सकती है, यहां सीधा लिखा है कि सरकार, इसमें जो शब्द यूज किया है शैल नॉट। तो इसको समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों किया गया है। देखिए, यदि आप एक एक्सपोर्टर हैं, यदि आप जो है वैल्यू एडिशन चेन के पार्टिसिपेंट हैं, यदि आप फूड प्रोसेसिंग के अंदर हैं, इन तीनों चीजों को जोड़ लें, एक्सपोर्ट, वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग, तो चौथी चीज मुझे तो समझ में नहीं आती है कि फूड आइटम के साथ और क्या किया जा सकता होगा। उसको या तो स्टोर किया जा सकता है, स्टोर करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है, या उसकी प्रोसेसिंग करके उसके भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बना के बेचे जा सकते हैं, या फिर उसकी ट्रेडिंग की जा सकती है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर सरकार रेगुलेशन नहीं कर सकती, ये इस एक्ट के अंदर लिखा है। इसको आप काला कहते हैं, सफेद कहते हैं, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि सरकार चाहे तो युद्ध की स्थिति में, अकाल की स्थिति में चाहे तो रेगुलेट कर सकती है, किंतु किस किस चीज के ऊपर सरकार लगाम नहीं लगाएगी? वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट के ऊपर लगाम नहीं लगा सकती है, एक्सपोर्टर के ऊपर लगाम नहीं लगा सकती। इसमें मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एक कंट्री है एक्स और दूसरा कंट्री, उसका दुश्मन देश है वाई देश को यह पता लगता है कि एक्स देश के अंदर ऐसे कानून बन गए हैं कि एक्सपोर्टर की कैपेसिटी के ऊपर कोई लगाम सरकार लगा ही नहीं सकती है। तो मान लीजिए कि एक्स देश
एक फसल के अंदर 200 लाख टन गेहूं का उत्पादन करता है पूरे देश के अंदर। मान लीजिए वाई देश उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहता है, तो उसको सिंपल काम क्या करना है, 200 लाख टन का एक्स देश के व्यापारी को, जिसके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, उसको एक ऑर्डर देना है। ऑर्डर प्लेस कर दिया, जैसे ही एक्सपोर्टर के पास ऑर्डर होगा तो ये जो एक्ट है ये उसको फ्रीडम देता है और सरकार के चंगुल से निकालता है कि क्योंकि इसके पास एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है वैलिड और इसके पास इतने लाख टन को एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर भी आया हुआ है, तो अब सरकार जो है इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगा सकती है। अब सोचिए कि दुश्मन देश ने 200 लाख टन, जितना कि आपके देश में पूरा उत्पादन था, उतने का आपको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दिया और उसके बाद दूसरी साइड से वो आपके खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या आपके देश में अनाज का एक भी दाना बचेगा? इस एक्ट के अंदर मुझे कतई कोई लॉजिक नहीं लगता कि इस तरह की भारी गलती कैसे की जा सकती है, खासकर उस देश के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ लोग आज भी जो है खाने के लिए सरकार की ग्रांट के ऊपर मोहताज है। ये एक बड़ा सवाल है। इससे आगे चलते हैं, इसी एक्ट के अंदर ये डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ी कि जो वैल्यू एडिशन चेन पार्टिसिपेंट हैं वो कौन होंगे। ये बड़ा हास्यास्पद है। यदि आप गेहूं खरीद लेते हैं और गेहूं को केवल पॉलीपैक में पैकिंग करते हैं, यानी आप पैकेजिंग के अंदर अगर लगे हुए हैं तो भी आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं, तो आपके ऊपर भी जो स्टॉक की लिमिट है वो सरकार नहीं लगा सकती है। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यदि आप उसको पीस के आटा बना रहे हैं, यदि आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यदि आप उसके ऊपर जो है पॉलिश लगा रहे हैं, यानी कहने का मतलब है एक बार व्यापारी ने उसको खरीद लिया तो ये 3 कैटेगरी के अंदर वो व्यापारी कहीं ना कहीं आएगा। या तो वो उसकी पैकेजिंग कर रहा होगा, या उसकी प्रोसेसिंग कर रहा होगा, या फिर उसका एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ऐसी स्थिति में व्यापारी को खुली छूट है कि देश के अंदर भले ही 136 के 136 करोड़ लोग भूखे मरे, लेकिन इस एक्ट के चलते सरकार जो है उनकी स्टोरेज के ऊपर कोई लगाम नहीं लगा सकती है। दूसरी चीज मैंने कहा कि एक तो प्रोडक्शन होता है, दूसरा प्राइस होता है, तीसरा स्टोरेज। मैंने स्टोरेज से जान के शुरू किया। अब हम प्राइस के रेगुलेशन पे आते हैं कि प्राइस के रेगुलेशन के ऊपर ये एक्ट क्या कहता है। यहां भी बड़ा खूबसूरत जो है प्रावधान किया गया है और आप समझिए उसको कैसे किया गया है। 2 तरह की कैटेगरीज के अंदर आइटम्स को डाला गया है, एक हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है और दूसरा जो है आपका अनाज या सीरियल्स हैं, जिनको स्टोर किया जा सकता है लंबे टाइम तक, यानी गेहूं है, चावल है, दालें हैं, बाजरा है, मकई है। इस तरह की चीजें जो है लंबे टाइम तक स्टोर की जा सकती हैं। तो जब प्राइस की बात आएगी कि प्राइस जो है हाइक हो गया, तो ये एक्ट कैटेगरिकली मेंशन करता है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट यानी बागवानी के जो उत्पाद हैं, जिसमें सारी सब्जियां, फूल आदि चीजें आएंगी। मैं थोड़ा रुक जाता हूं, शायद नेटवर्क चला गया है। लेट अस सी व्हाट इज रॉन्ग विद इट। चल रहा है, बीच में कोई प्रेजेंट करने के लिए आ गए हैं शायद दिलबाग जी। आप में से कोई अनम्यूट होके मुझे बताए कि आप मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र जी, जगदीश जी, आशा जी। मुझे लगता है कि अभी हम डायरेक्टली जुड़े नहीं हुए हैं जी। तो हम अब प्राइस की जब बात करते हैं तो प्राइस में किस तरह का रेगुलेशन होगा, इसको भी अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। मैंने कहा कि 2 कैटेगरीज हैं, एक तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स यानी सब्जियां आप मोटे तौर पे ले लीजिए, और दूसरी तरफ है अनाज। एक्ट जो है बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखता है कि जब तक सब्जियों की कीमत 2 गुना कम से कम ना हो जाए, यानी
100% प्राइस राइज ना हो जाए, सरकार उसकी तरफ देखेगी नहीं। यानी सरकार ये चाहती है कि सब्जियां जो है वो दुगने रेट पे व्यापारी बेच पाए और तब तक उसको कोई ना रोक पाए। दूसरी तरफ जो चीजें हैं जिसके अंदर अनाज और दालें हैं, उनके लिए लिखा है कि उनका 1.5 गुना यानी कि 50% प्राइस राइज ना हो जाए। इसको यूं समझिए कि यदि आप गेहूं 20 रुपए किलो में किसान से खरीद रहे हैं तो आप उसको जो है 30 रुपए किलो आराम से बेचें, या सब्जियां अगर आप 5 रुपए किलो बेच रहे हैं तो 10 रुपए किलो आराम से बेचें। यानी व्यापारी के ऊपर जो है जो प्राइस राइज है उसके ऊपर से नियंत्रण को पूरी तरह से लूज किया गया है। और इसके आगे क्या लिखते हैं कि ये प्राइस राइज यूं ही चलता रहेगा, अगले साल की जो कीमतें व्यापारी के लिए होंगी, इस पर ध्यान दीजिए, जिन कीमतों की जो सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूं वो फार्मर का सेलिंग प्राइस की बात नहीं है। यहां पे बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि ट्रेडर जो सेलिंग प्राइस ले रहा है, यानी उसने फार्मर से खरीदा कितने पे, उसकी कोई बात नहीं है कि वो डबल होना चाहिए। बात ये है कि ट्रेडर का जो भाव है, जब ट्रेडर वापस कंज्यूमर को बेच रहा है तो वो दोगुने तक जब तक एक सीजन में नहीं पहुंच जाएगा सरकार उसको नहीं रोकेगी। दूसरी चीज, अगले साल के जो रेट सरकार मान के चलेगी वो पिछले साल का जो मैक्सिमा पहुंचा था। आप समझ रहे हैं, पिछले साल 20 रुपए किलो गेहूं खरीदा, ट्रेडर ने मार्केट को 40 रुपए किलो बेचा, तो नेक्स्ट ईयर जो है ट्रेडर का भाव 40 से डबल हो सकता है, उसको सरकार नहीं रोकेगी। इस तरह से ग्रेजुअली आप देखेंगे कि 20 रुपए किलो की चीज को 5वें साल में ट्रेडर 640 रुपए किलो आराम से बेच सकता है और सरकार उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं करेगी। अब ये भी आपके सामने है कि आप इसको काला कहते हैं, सफेद कहते हैं, पीला कहते हैं। दो चीजें मैंने बताई हैं। देश के अंदर कैसे भी हालात हों, एक बार व्यापारी के हाथ में आपकी फसलें चली गई तो सरकार उसके ऊपर शैल नॉट शब्द लिखा है, में नहीं लिखा है। जब सरकार के रेगुलेशन की बात आती है वहां लिखा है कि अकाल आदि आ जाए तो सरकार चाहे तो रेगुलेट कर सकती है, लेकिन जब व्यापारी की बात आती है तो वहां लिखा है सरकार जो है वो नहीं करेगी। किस को? जिसके पास भी आपका कृषक का उत्पाद एक बार उसके पास चला गया तो सरकार उसको रेगुलेट नहीं करेगी। और दूसरी चीज है कि कीमतें जो है वो हर साल दोगुनी, ऐसी मंशा लगती है कि सरकार चाहती है कि हर साल दोगुनी हो। और जब दूसरी बात लिखते हैं कि एक बात मैंने ये कही कि अगले साल का रेट कौन सा माना जाएगा, जो पिछले साल का उच्चतम रेट पे सेलिंग प्राइस जो ट्रेडर ने बेचा वो, तो इस तरह से अगले साल 40 से 80, 80 से 160, 160 से 320, और इस तरह मैंने कहा कि वो 5 साल के एक पीरियड के अंदर 640 रुपए उस चीज को बेच सकता है जो वो किसान से 20 रुपए में खरीद रहा है। इस एक्ट के अंदर ये 3 चीजें हैं जिनको मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं। नंबर 1, खाने की चीजें आवश्यक नहीं है तो कौन सी चीजें हैं जिनको आवश्यक माने खाने के अलावा। दूसरी चीज, सरकार जो है केवल चाहेगी तो आपातकाल में, युद्ध में, अकाल में, महामारी में केवल चाहे उसकी इच्छा होगी तो वो उसको रेगुलेट करेगी। और तीसरी चीज ये है कि व्यापारी के हाथ में जब आपका कृषि उत्पाद चला जाएगा तो वो केवल अगर पॉलिथीन में ही पैक करने का काम कर रहा है तो भी वो इस एक्ट के परव्यू से बाहर है, उसको अम्ब्रेला प्रोटेक्शन मिल रही है कि वंस यू हैव द पोजीशन ऑफ द फार्म प्रोड्यूस, सरकार आपके ऊपर किसी तरह की स्टोरेज लिमिट, प्राइस लिमिट कुछ नहीं लगाएगी। अब हम क्विकली चलते हैं दूसरे एक्ट की